हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की वार्षिक परीक्षा 2023 की कक्षा 9 का जो सामाजिक पेपर का सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र आया है, इस वीडियो में उसी को पूरी तरह से हल किया गया है। परीक्षा का जो समय था पेपर का वो 3 घंटे का था और ये जो पेपर था वो 30 नंबर का था। तो पहले पेज पर पूरी तरह से वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, निर्देश बताए गए हैं कि बच्चे ने क्या क्या करने हैं। टोटल इसमें 37 प्रश्न दिए गए थे और बाकी जो बातें हैं वो भी दी गई थी। तो सभी बातों को बच्चों ने पढ़ा होगा। तो हमारा जो मकसद है वो सीधा प्रश्नों पर है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। 4 इसमें विकल्प दिए गए थे। राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी विवेकानंद और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो राजा राम मोहन राय है पहले प्रश्न का। प्रश्न नंबर 2 है, पूछा गया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ। ये भी इसमें भी 4 विकल्प दे रखे हैं। ए 17 दिसंबर 1928, बी 7 मई 1929 और सी 13 अप्रैल 1919 और डी है 9 अगस्त 1925। तो सही जो विकल्प है वो सी है 13 अप्रैल 1919। प्रश्न नंबर 3 है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक है ये कि लेखक कौन थे। 4 विकल्प दे रखे हैं। वीर सावरकर ए पर, बी पर बंकिम चंद्र, सी पर दीनबंधु मित्र और डी पर हरिश्चंद्र। तो सही जो विकल्प है इस पुस्तक के जो लेखक हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीर सावरकर हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। प्रश्न नंबर 3 था ये। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 4 है जो पूछा गया है वो है, शहीद उधम सिंह की अस्थियां भारत में कब लाई गई। शहीद उधम सिंह की अस्थियां भारत में कब लाई गई। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक है 1940, बी है 1974, सी है 1990 और डी है 1950। तो इसका जो सही जवाब है वो 1974 है। 1974 1974 में शहीद उधम सिंह की अस्थियों को भारत लाया गया था। आगे प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 5 है जो पूछा गया है वो है, बंगाल को विभाजित करने के पीछे अंग्रेजों के 2 उद्देश्य क्या थे। बंगाल को विभाजित करने के पीछे अंग्रेजों के 2 उद्देश्य क्या थे। तो 2 उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो उसमें से पहला उद्देश्य था कि भारत में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना। एक इस कारण से बंगाल का विभाजन किया गया। दूसरा है भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को नष्ट करना। तो ये 2 उद्देश्य थे जिसके कारण उन्होंने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय क्रांतिकारियों के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या थे। 2 नंबर में प्रश्न पूछे गए हैं और 2 ही इसके शब्द बताने थे, लाइनें। भारतीय क्रांतिकारियों के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो पहले की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि भारत में से अंग्रेजी राज को समाप्त करके पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना और दूसरा उद्देश्य था युवाओं को संगठित करना। तीसरा, युवाओं में राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम की राष्ट्रीय चेतना या देश प्रेम की भावना पैदा करना। चौथा था सशस्त्र बल का प्रयोग करके क्रांति करना और 5वां था भारत में क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना करना। प्रश्न नंबर 7 है, पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के महत्व पर संक्षिप्त नोट लिखो। असहयोग आंदोलन के महत्व पर संक्षिप्त नोट लिखो। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा जनवरी 1921 में शुरू किया गया था। हालांकि यह आंदोलन असफल रहा था, लेकिन असफल होने के बाद भी यह आंदोलन काफी महत्वपूर्ण रहा। कुछ पॉइंट है जिनके द्वारा बता सकते हैं क्यों यह महत्वपूर्ण रहा। उसमें पहला है कि इस आंदोलन में हिंदुओं, मुसलमानों, शिक्षित और अशिक्षित लोगों, अध्यापकों व छात्रों, पुरुषों और स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसलिए इस आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप धारण किया था। दूसरा जो महत्व है वो बता सकते हैं कि इस आंदोलन के द्वारा जब लोगों के मन में से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने व जेल जाने का भय
समाप्त हो गया था। तीसरा महत्व है कि इस आंदोलन ने लोगों में सरकार से सीधी टक्कर लेने का जोश उत्पन्न किया। चौथा है, इस आंदोलन से देश के अंदर कई नए रचनात्मक कार्य भी हुए, जैसे राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व लोगों को रोजगार प्रदान करना। और पांचवा महत्व है कि इस आंदोलन के द्वारा लोग देश के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार हो गए। प्रश्न नंबर 8 है जो पूछा गया है कि गांधी जी और नेताजी के विचारों में क्या भेद थे। गांधी जी और नेताजी के विचारों में, नेताजी का मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के विचारों में क्या मतभेद थे। तो गांधी जी और नेताजी दोनों का उद्देश्य भारत को आजाद करवाना था, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक होते हुए भी दोनों के विचारों में काफी भिन्नता थी। जहां गांधी जी भारत को अहिंसक साधनों के द्वारा आजाद करवाना चाहते थे, वहीं नेताजी सशस्त्र बल का प्रयोग करके अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। तो भारत को आजाद करवाने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज को भी संगठित किया और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साधन और साध्य, उद्देश्य मतलब को लेकर दोनों के विचार अलग अलग थे। उद्देश्य एक ही था, लेकिन उसको प्राप्त करने के साधन दोनों के अलग अलग थे। प्रश्न नंबर 9 जो है वो है संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान को तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर की अग्रणी भूमिका रही। संविधान का मसौदा, जिसको ड्राफ्ट कहते हैं, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जो मसौदा समिति की स्थापना की गई थी, उस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर को बनाया गया था। इस समिति ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और इस अध्ययन के आधार पर भारतीय संविधान का मसौदा या प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार किया। इसके बाद इस प्रारूप को संविधान सभा में पेश किया गया। 26 नवंबर 1949 को 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पास कर दिया। इस प्रकार संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं की जिनसे निम्न वर्गों, महिलाओं व पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। जैसे संविधान के अनुच्छेद या धारा, संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत पर प्रतिबंध लगाकर अंबेडकर ने भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुप्रथा का अंत कर दिया। यह हिंदू समाज के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम था। स्वतंत्रता के पश्चात कानून मंत्री के पद पर रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल, एक महत्वपूर्ण था ये भी बिल, हिंदू कोड बिल तैयार किया। इस बिल की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। उसमें पहला है अंतरजातीय विवाह को अनुमति देना, दूसरा हिंदू महिलाओं को संपत्ति में पूर्ण अधिकार देना, और तीसरा था पिता की संपत्ति पर पुत्री का समान अधिकार होना। यह प्रश्न नंबर 9 ही अथवा करके पूछा गया था कि अगर ये बच्चे पर यह प्रश्न नहीं आता तो वो दूसरा भी लिख सकता है। और प्रश्न नंबर 9 का दूसरा प्रश्न था कि भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों पर विस्तार से चर्चा कीजिए कि किन कारणों से भारत का 2 टुकड़ों में विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान बने। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि लंबे समय की गुलामी के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। एक तरफ तो यह देश के लिए खुशी की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ इस स्वतंत्रता के साथ भारत 2 टुकड़ों में भी बंट गया। भारत का एक भाग उससे अलग होकर एक अलग देश पाकिस्तान बन गया। भारत विभाजन के निम्नलिखित कारण थे कि क्यों भारत का विभाजन हुआ। उसमें पहला है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। भारत विभाजन का सबसे पहला कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों में फूट डालने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कांग्रेस को हिंदू संगठन बताया
और मुसलमानों को इससे दूर रखने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग का निर्माण करवाया। अंग्रेजों की इसी फूट डालो और राज करो की नीति के कारण या के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। दूसरा कारण है मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अपनी स्थापना के साथ ही मुस्लिम लीग ने स्पष्ट कर दिया था कि उसका उद्देश्य भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना होगा, सिर्फ मुसलमानों के हितों की रक्षा करना होगा। इसलिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस द्वारा चलाए गए ज्यादातर आंदोलनों में गांधी जी का साथ नहीं दिया। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की स्थापना करवाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इस प्रकार मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक विचारधारा के कारण भी पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया। तीसरा है जिन्हा की हठधर्मिता। मोहम्मद अली जिन्हा बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वे हर हाल में पाकिस्तान का निर्माण करवाना चाहते थे। 1940 में उसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने यह विचार दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग समाज हैं जिनका धर्म, दर्शन और संस्कृति अलग अलग हैं। इसलिए ये दोनों कौमें एक राष्ट्र में नहीं रह सकती हैं। चौथा कारण था मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही और सांप्रदायिक दंगे। पाकिस्तान की अपनी मांग को मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया और लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया। इस दिन कलकत्ता में दंगे हुए। इन दंगों में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या कर दी गई तथा उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया। जल्दी ही ये दंगे देश के दूसरे भागों में भी फैल गए। इन दंगों ने पूरे देश को दहला दिया। इन दंगों को बंद करने के लिए कांग्रेस ने देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो ये कारण आप लिख सकते हैं। इसके बाद इतिहास में एक जो पूछा गया है वो मानचित्र भी पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 है, हरियाणा के मानचित्र में 1857 की महान क्रांति के हरियाणा के प्रमुख केंद्र दर्शाइए कि 1857 में जो क्रांति हुई हरियाणा में किन किन शहरों में वो क्रांति हुई। तो हम कई सारे स्थान हैं, वो अंबाला है, रेवाड़ी है, रोहतक है, हांसी है, झज्जर है और बल्लभगढ़ है। इनमें से 3 दिखाने हैं। तो हरियाणा का नक्शा साथ ही प्रश्न पत्र के दिया गया था। तो एक अंबाला दिखाया जा सकता है, ये अंबाला है। इसी प्रकार एक रोहतक दिखाया जा सकता है, झज्जर है ये, यहाँ पर यहाँ भी 1857 क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। और एक रेवाड़ी। तो 4 आप दिखा सकते हैं, जबकि 3 पूछे गए थे तो कोई से भी 4 आप दिखा सकते थे। इसके बाद जो दूसरा है पोर्शन, इसी में दूसरा पार्ट जो है प्रश्न पत्र का वो राजनीतिक विज्ञान वाला है। इसमें प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए लोगों का संघर्ष, बी विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, सी उपनिवेशवाद का अंत और डी है लोगों की स्वतंत्रता की चाह। तो सही जो विकल्प है वो जो है मदद नहीं मिलती है तो वो विदेशी शासन द्वारा आक्रमण है। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया है, 12 पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा नहीं पूछा गया। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो ए है 299, बी है 399, सी है 250 और डी है 350। तो सही जवाब है भारतीय संविधान सभा में बाद में 299 सदस्य रह गए थे। प्रश्न नंबर 13 है, कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था। कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया गया था। ए है तेलुगु स्वाभिमान, बी है लोकतंत्र बचाओ, सी है गरीबी हटाओ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी इसका सही ऑप्शन है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे प्रश्न है 14 भी बहुविकल्प प्रश्न है। कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। कौन सी संस्था, जो कानून बनाए गए हैं उनमें कौन संस्था है जो संशोधन कर सकती है।
ए पर सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है, बी पर राष्ट्रपति दिया गया है, सी पर प्रधानमंत्री दिया गया है और डी पर संसद दिया गया है। तो वो सही जवाब डी है, संसद है। संसद अपने द्वारा बनाए गए कानूनों में संशोधन कर सकती है। 15वां बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कौन सी शासन व्यवस्था सबसे बेहतर है वर्तमान समय में? तो 4 ऑप्शन है। ए राजतंत्र है, राजा का जब शासन होता है, बी लोकतंत्र है, लोगों का शासन, सी सैन्य शासन जिसको सैनिक शासन भी कहते हैं और डी तानाशाही। तो वर्तमान समय में जो सबसे बेहतर शासन प्रणाली है वो लोकतंत्र है। तो सही जवाब बी आएगा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, लोकतंत्र के खिलाफ या लोकतंत्र के विपक्ष में 2 तर्क दीजिए कि लोकतंत्र जहां अच्छी शासन प्रणाली है वहां लोकतंत्र के कुछ दोष भी हैं। तो विपक्ष में अगर खिलाफ हम कहें तो पहला हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में अधिकांश व्यक्ति अयोग्य, मूर्ख, अज्ञानी और अनपढ़ होते हैं, इसलिए यह अयोग्यों, अनपढ़ों और मूर्खों का शासन है। एक तो इसकी ये भी आलोचना की जाती है कि अधिकांश व्यक्ति अयोग्य, मूर्ख, अज्ञानी और अनपढ़ होते हैं, इसलिए यह अयोग्यों, अनपढ़ों और मूर्खों का शासन है। दूसरा जो इसके खिलाफ हम कह सकते हैं, लोकतंत्र में हर फैसला एक व्यापक विचार विमर्श के बाद लिया जाता है, इसलिए इसमें फैसले लेने में देरी होती है। तीसरा जो इसके खिलाफ कहा जा सकता है तर्क, वो है कि लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है, नंबर को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि किसी बात को 60 मूर्ख ठीक कहें और 55 बुद्धिमान गलत कहें तो ज्यादा लोगों की बात को ही माना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। तो ये 3 इसके खिलाफ आते हैं। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है कि जनमत संग्रह, जन का मतलब जनता, मत का मतलब उनकी राय, जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? तो किसी मुद्दे या समस्या पर जनता के विचारों को जानना ही जनमत संग्रह कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 है, चुनाव आयोग के कोई 3 कार्य बताइए। का चुनाव आयोग के काम पूछे गए। चुनाव आयोग कई प्रकार के काम करता है, तो हम पहला बता सकते हैं कि चुनाव आयोग का सबसे पहला काम चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना है, अर्थात यह तय करना है कि एक चुनाव क्षेत्र में कितना बड़ा इलाका आएगा। दूसरा, चुनाव आयोग का दूसरा काम प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में आने वाले मतदाताओं की सूचियां, जिसको वोटर लिस्ट कहते हैं, प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में आने वाले मतदाताओं की सूचियां तैयार करना है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाता है। तीसरा कार्य है कि चुनाव आयोग लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव करवाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। जब भी लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को होता है तो चुनाव आयोग नई लोकसभा का गठन करने के लिए चुनाव करवाता है। और 5वां हम कार्य बता सकते हैं कि जब भी किसी राज्य की विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने को होता है तो चुनाव आयोग वहां नई विधानसभा का गठन करने के लिए भी चुनाव करवाता है। और 5वां हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। प्रश्न नंबर 19 है जो पूछा गया है कि संविधान सभा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान सभा ने अपना काम कब पूरा कर लिया था? 2 बातें पूछी गई, संविधान सभा किसे कहते हैं और संविधान सभा ने, जो भारतीय संविधान सभा थी, उसने अपना काम पूरा कब कर लिया था? तो जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया था और 26 नवंबर 1949 तक पूरा कर लिया था। तो 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा काम पूरा हो गया था। प्रश्न नंबर 20 है, बड़ा प्रश्न है, 5 नंबर का। भारतीय संविधान में प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसमें से स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो भारत के संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों में से एक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार में नागरिकों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, संस्था बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी भाग में
रहने की स्वतंत्रता। 6 है अपनी इच्छा से कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसके अलावा इस अधिकार में, मतलब इस अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित बातें कही गई हैं। जैसे ए है कि किसी भी नागरिक को उसका दोष बताए बिना बंदी या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बी है बंदी बनाए गए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। सी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर निकट के न्यायालय में पेश करना होगा। और डी है किसी भी अपराधी को न्यायालय की आज्ञा के बिना, अदालत की आज्ञा के बिना 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा। इसमें भी अथवा करके एक प्रश्न दिया गया है कि संसद क्या है, इसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो संसद की बात अगर हम करें तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग हैं। इनमें से विधानपालिका को भारत में संसद के नाम से जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संसद जो है वास्तव में वो सरकार का एक अंग है। असली इसका नाम जो विधानपालिका है, भारत में उसको संसद के नाम से जाना जाता है। तो संसद की शक्तियां भी पूछी गई हैं। तो संसद की शक्तियों में हम कह सकते हैं नंबर 1 पर है केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषयों पर, जो भी केंद्र सरकार के अंदर आते हैं उन पर कानून बनाना। दूसरा, संविधान में संशोधन करना। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का अनुमोदन करना, उसको पास करना। चौथा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखना। पांचवा है प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों से उनके विभागों के बारे में प्रश्न पूछना और मंत्रियों के लिए प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी होता है। छठा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना। तो चुनाव करवाने का काम भी शक्ति जो है वो उसकी होती है, संसद की। उसके बाद तीसरा जो भाग है इस प्रश्न पत्र का वो भूगोल का है, ज्योग्राफी का है। और उसमें 21वां प्रश्न पूछा गया है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए खासी है, बी महेंद्रगिरी है, सी कंचनजंगा है और डी अनाईमुड़ी है। तो सही जवाब बी है, जो पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर है वो महेंद्रगिरी है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय या खारे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। ए सांभर है, बी वुलर है, सी डल है और डी गोविंद सागर है। तो जो खारे पानी की झील जो है वो सांभर है। इसके बाद है 23 नंबर है, प्रश्न नंबर 23, कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश में है। कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश में है। 3 और 4 ऑप्शन है इसमें भी, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दीव और दमन। तो जो कवरत्ती है वो वास्तव में लक्षद्वीप का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आता है। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है। ए आम्र वर्षा, बी व्यापारिक पवने, सी स्थानीय ठंडी पवने और डी इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में कोई नहीं आएगा, इनमें से डी आएगा। जो उत्तरी ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदानों में पवन चलती है गर्म, वो उसको लू कहते हैं हमारे यहाँ पर। प्रश्न नंबर 25 है, पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 25, दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 द्वीप समूह देशों के नाम लिखो। दक्षिण में जो हमारे भारत के पड़ते हैं, तो एक उसमें श्रीलंका है और दूसरा है मालदीव। ये 2 देश आते हैं जो द्वीप समूह देश हैं। प्रश्न नंबर 26 है, जीवोम किसे कहते हैं। जीवोम किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति तथा प्राणी जीवन वाले विशाल परिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं। पृथ्वी पर एक विशाल प्रकार की वनस्पति, एक विशेष प्रकार की वनस्पति और प्राणी जीवन वाले विशाल परिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, पूछा गया है कि जलवायु क्या है। जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक, और लंबे समय तक 30 वर्ष या इससे अधिक समय जिसको हम कहते हैं, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक की मौसम की अवस्थाओं के कुल योग को जलवायु कहते हैं। और जो जलवायु के मुख्य तत्व हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं वो अक्षांश है, नंबर 2 ऊंचाई है, नंबर 3 वायु दाब और पवने हैं और नंबर 4 पर समुद्र से दूरी है।
प्रश्न नंबर 28 जो है वो पूछा गया है कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर लिखिए, दोनों में क्या फर्क है। तो वनस्पति जगत पौधों के जीवन से संबंधित है, जबकि प्राणी जगत पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित है। पहला तो अंतर ये है दोनों में, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में। वनस्पति जगत पौधों के जीवन से संबंधित है, जबकि प्राणी जगत पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित है। वनस्पति वातावरण से प्रभावित होती है, जबकि जीव जंतु अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। तीसरा, वनस्पति जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करती, वनस्पति जीव जंतुओं को भोजन प्रदान करती है, जबकि जीव जंतु शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, बड़ा प्रश्न है, 5 नंबर में पूछा गया है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, व्याख्या कीजिए। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, व्याख्या कीजिए। ये इसमें हम कह सकते हैं कि जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जनसंख्या एक परिवर्तन यानी कि जनसंख्या बदलती रहती है। आबादी की संख्या, वितरण, संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास के कारण होता है। तो 3 प्रक्रियाएं हैं, उसमें पहला है जन्म दर। एक साल में 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, जीवित है इसमें, एक साल में 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जन्म दर 20.4 प्रति हजार थी। इसी प्रकार मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो एक साल में 1000 व्यक्तियों में जितने लोगों की मौत होती है उसे मृत्यु दर कहते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो मृत्यु दर है वो 6.4 प्रति हजार थी। तीसरा प्रवास है, माइग्रेशन है, जो जनगणना की प्रक्रिया में आता है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। कई कारण हो सकते हैं, रोजगार की तलाश में या फिर और भी कारण हो सकते हैं। तो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। भारत में अधिकतर प्रवास गांवों से शहरों की ओर हो रहा है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या पलायन करती है वहां पर जनघनत्व कम हो जाता है, और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या पलायन करके आती है वहां जनघनत्व अधिक हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो पूछा गया है वो 34 प्रश्न नंबर है। प्रश्न नंबर 34 पे अगर हम जाएं तो प्रश्न नंबर 34 है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अगर हम कहें तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज के भंडारों में रखे गए अनाज को राशन की दुकानों के माध्यम से बाजार कीमत से कम कीमत पर समाज के गरीब वर्गों में वितरित करने की प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज के भंडारों में रखे गए अनाज को राशन की दुकानों के माध्यम से बाजार कीमत से कम कीमत पर समाज के गरीब वर्गों में वितरित करने की प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस कहते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, तो उत्पादन के 4 कारक हैं। उसमें पहला आता है भूमि। इसमें भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज आते हैं। दूसरा है श्रम, इसमें काम करने वाले लोग आते हैं। और तीसरा है भौतिक पूंजी। इसमें भौतिक पूंजी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्थायी पूंजी, इसमें मशीनों, औजारों तथा भवनों को शामिल किया जाता है। और दूसरा है कार्यशील पूंजी, कच्चा माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं। और जो तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण वो है मानव पूंजी। तो यह भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को उत्पादन करने योग्य बनाती है। प्रश्न नंबर 36 है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, ये बाद में करेंगे हम पहले। तो इससे पहले जो भूगोल था उसका मानचित्र रह गया है हमारे पास करना, कि जो मानचित्र है वो भी करना जरूरी है। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दिखाइए। तो भारत के मानचित्र पर जो पूछे गए हैं, 1 नंबर पर कोरोमंडल तट पूछा गया है, और 2 पर छोटा नागपुर का पठार पूछा गया है, 3 पर गंगा नदी पूछी गई है, और 4 पर बुल्लर झील पूछी गई है। तो ये 4 नंबर का नक्शा है भूगोल का, ये 4 चीजें पूछी गई हैं।
तो भारत के नक्शे पर अगर हम इनको दिखाएं कि ये कहाँ पर आते हैं, भारत के नक्शे की अगर हम बात करें तो भारत के नक्शे पर हम इनको जैसे पहला था कि कोरोमंडल, तो ये जो इसके जो तट है समुद्र के पास, जैसे यहाँ से जो महाराष्ट्र का पूरा तट है उसको कोंकण तट कहते हैं, तो ये मालाबार तट है। और यहाँ से लेकर जो इधर ये तमिलनाडु वाला इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। ये सारा का सारा छोटा नागपुर है, यहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं। और ये गंगा नदी पर आप इसको दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये दो भागों में बढ़ जाती है, हुगली नदी बन जाती है और इधर ये बांग्लादेश में चली जाती है। और वुलर झील को आप यहाँ पर इसमें जम्मू कश्मीर में दिखा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आता है, अर्थशास्त्र वाला। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल कहते हैं। दूसरा 32 नंबर प्रश्न है, मानव पूंजी खालिस्तान पूछा गया, डैश कौशल और इसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। 4 इसमें ऑप्शन दे रहे, भूमि, श्रम, सी मानव पूंजी और डी भौतिक पूंजी। तो इसमें सही जो है मानव पूंजी, कौशल और इसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 33 की अगर हम बात करें तो 33 पूछा गया है कि अन्नपूर्णा जो योजना है, अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2000, 1997, 1992 और 2013। तो सही जो जवाब है वो अन्नपूर्णा योजना 2000 में शुरू की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमने आपको करा दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, अभी हम करा के हटें इसको। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक बार दोबारा देख लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज के भंडारों में रखे गए अनाज को राशन की दुकानों के माध्यम से बाजार कीमत से कम कीमत पर समाज के गरीब वर्गों में वितरित करने की प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस कहते हैं। उत्पादन के कारक हम कर चुके हैं। उत्पादन के 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। संसाधन के रूप में लोग, जो अगला प्रश्न है वो है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय किसी देश में कार्यरत उन लोगों के समूह से है जो कौशल और क्षमताओं से युक्त होते हैं तथा देश के उत्पादन में योगदान देते हैं। भूमि, पूंजी तथा प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं क्योंकि ये संसाधन आगे उत्पादन में सहायता करते हैं लेकिन ये संसाधन अपने आप कुछ नहीं कर सकते। वास्तव में मानव संसाधन ही इन्हें उपयोगी बनाता है। और प्रश्न नंबर 37 है, लास्ट प्रश्न है, 5 नंबर में है, भारत में निर्धनता की भावी चुनौतियों का वर्णन करो। भारत में निर्धनता की भावी चुनौतियों का वर्णन करो। तो यह सही है कि भारत में निर्धनता में कमी आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद आज भी निर्धनता उन्मूलन, निर्धनता को कब खत्म करना, तो प्रगति के बावजूद आज भी निर्धनता उन्मूलन भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। निर्धनता उन्मूलन के मार्ग में कई चुनौतियां हैं। उसमें पहला है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। दूसरा, विभिन्न राज्यों में भी निर्धनता में व्यापक असमानता है। तीसरा है कि कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं कि वो अभी भी निर्धन हैं। अतः आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 सालों में अधिक प्रगति होगी, खत्म हो जाएगी निर्धनता। लेकिन यह केवल तभी हो पाएगा जब उच्च आर्थिक समृद्धि होगी। दूसरा, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। तीसरा, जनसंख्या को बढ़ने से रोका जाएगा। और चौथा है, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। ये 4 बातें हैं। जब ये तभी हो पाएगा, निर्धनता को तभी खत्म किया जा सकेगा जब ये 4 बातें होंगी। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं है। विद्वानों का कहना है कि निर्धनता का अर्थ न्यूनतम जीवन स्तर नहीं है, बल्कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। उनका कहना है कि हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, क्या उनके पास घर है, क्या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, क्या रोजगार की सुविधा है, क्या आत्मविश्वास है,
क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त है? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? लेकिन ये सब बातें आज भी विद्यमान है। अतः आने वाले समय में सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध करवाना तथा निर्धनों को सम्मान दिलाना जैसी बड़ी चुनौतियां बनी रहेंगी। यानी कि निर्धनता की जो प्रॉब्लम है वो ऐसे की ज्यों की त्यों रहेगी। तो पूरा प्रश्न, ये पूरा जो प्रश्न पत्र था इसको हल किया गया है। आपको इसको काफी सहायता मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।